नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें सत्य हिंदी की पत्रकारिता, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ऐसे समय में जबकि ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता करना मुश्किल काम होता जा रहा है। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल इस वक्त की भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो तमाम तरीके की चिंताएं हमारे और आपके माथे पर टपकनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि इस वक्त के जो हमारे पास ताजा आंकड़े आए हैं, जो जुलाई से लेकर सितंबर का क्वार्टर है, जो तिमाही है, उसमें जबरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। 5.4% की विकास दर दिखाई पड़ रही है, जो पिछले 7 क्वार्टर यानी 7 तिमाही का सबसे धीमी विकास दर है। यानी पिछले 1.5 साल से ज्यादा के वक्त में सबसे धीमी गति से अर्थव्यवस्था में प्रगति होती हुई दिखाई पड़ रही है, जो वाकई में बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पे है हमारे आपके बीच में, दर्शकों के बीच में, कि लोकसभा के चुनाव 2024 में जून के महीने में संपन्न हुए, उसके बाद का ये पहला आंकड़ा हमारे आंखों के सामने आया है और इसमें जो गति दिखाई पड़ रही है वो चिंताजनक है और भारत की अर्थव्यवस्था की जो प्रगति थी उसको धीमी कर सकता है। हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले लोकसभा के चुनाव में और पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से जो लगातार एक चीज जो सब जगह सारे सर्वे में दिखाई पड़ रही है वो ये कि बेरोजगारी दर बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। साथ ही साथ महंगाई पर किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं है और ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को यानी बीजेपी को अपने बल पे बहुमत नहीं मिला। उनको 272 की जगह 240 सीटें ही मिल पाई और आज की तारीख में बीजेपी की जो सरकार है वो खपच्चियों पर टिकी हुई सरकार है, बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है। लेकिन ये एक बड़ा कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से लोगों ने मौजूदा सरकार जो पिछले 10 साल की सरकार थी उसको उतना ज्यादा भरोसा नहीं किया है। लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले हम कुछ और डेटा आपके सामने रख दें ताकि ये आपके सामने बात स्पष्ट हो जाए कि दरअसल विकास दर क्यों और किस वजह से धीमी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो किसी भी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती प्रदान करता है, चीन जैसी अर्थव्यवस्था या अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था इसलिए बहुत मजबूत है क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। जुलाई सितंबर के महीने में सिर्फ 2.2% की विकास दर दिखाई पड़ रही है, लेकिन अप्रैल और जून के महीने में ये 7% था और पिछले साल 14.3%। यानी जुलाई सितंबर का 2000 से अगर हम तुलना करें 2023 से इस वक्त तो सिर्फ 2.2 की प्रतिशत की विकास इसमें दिखाई पड़ रही, प्रगति दिखाई पड़ रही है। अगर खनन सेक्टर में जाए तो स्थिति और भी खराब है। खनन सेक्टर में यानी माइनिंग और क्वायरिंग सेक्टर में जुलाई सितंबर के महीने में -0.1%, यानी जो विकास है वो सिकुड़ गया है, जो जो वॉल्यूम था वो सिकुड़ गया है। अप्रैल जून के महीने में 7.2% थी और जुलाई सितंबर 2023 यानी एक साल पहले 11.1% थी। इसके साथ साथ अगर सर्विस सेक्टर में देखें तो बहुत मामूली गिरावट है पिछले क्वार्टर की तुलना में। जुलाई सितंबर 2024 में 7.1%, अप्रैल से जून 2024 7.2%, जुलाई सितंबर 2023 में 6% थी। यानी पिछले साल की तुलना में थोड़ी प्रगति है लेकिन पिछली तिमाही की तुलना में इसमें गिरावट दिखाई पड़ रही है। एक और सेक्टर है जिसमें काफी दिक्कत पैदा हो रही है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर यानी निर्माण सेक्टर। जुलाई सितंबर 2024 7.1%, अप्रैल जून 2024 10.5%। काफी गिरावट है और जुलाई सितंबर अगर पिछले साल की तुलना में देखेंगे 13.6% की गिरावट हमारे आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है। यानी हम आज की तारीख में जहां पर सरकार बार बार अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, बहुत जल्द हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाले हैं, उसको ब्रेक लगा है जबरदस्त तरीके से। और यह बात इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव के समय और उसके पहले बार बार इस बार इशारा किया जा रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो गति उसमें ठीक है। 6.5 या 6.2 का अनुमान लगाया गया था, यानी अनुमान से कम प्रगति दिखाई पड़ रही है। क्या है कारण? क्यों है भारत की अर्थव्यवस्था में ये ब्रेक लगा है?
और क्या ये कितनी बड़ी चिंता है? बात करेंगे हम इस वक्त राजेश महापात्रा हमारे साथ हैं, जो पीटीआई के पूर्व संपादक हैं, साथ ही साथ उड़ीसा डायलॉग्स के डायरेक्टर भी हैं। जाने माने अर्थव्यवस्था पे जानकारी रखने वाले शख्स हैं। राजेश, ये जो डेटा आया हुआ है 5.4 का, ये तो वाकई चिंता की बात दिखाई पड़ रही है। तमाम अनुमानों को धता बताते हुए उसमें काफी कमी आई है। ये निश्चित रूप से चिंताजनक है, क्योंकि जुलाई सितंबर की जो तिमाही है, उसमें विकास की दर थोड़ी धीमी पड़ जाएगी, इसकी उम्मीद सबको थी। इसलिए कि जो कंपनियां हैं उनके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं पिछले 1.5 महीने से, और लगभग सारे कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे थे उसमें उनके जो रेवेन्यूज है वो उसमें हमें स्लो डाउन दिखाई दिया, एक डिमांड की स्लो डाउन हमें दिखाई दिया। और तरह तरह का जो सर्वे होते हैं समय समय पर कि किस तरह से कंपनियां अपना ऑर्डर बुक चलाते हैं, वो जो सर्वे जिसको हम लोग कहते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिससे कि एक बड़ा संकेत मिलता है, उसको आधार करके भी अनेक जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थव्यवस्था को बड़ी करीबी से ट्रैक करते हैं, जो जो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, जो लोग पॉलिसी मेकिंग में हैं, तो लगभग सब लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि जैसे 6.7% वृद्धि हुई थी अप्रैल जून में, और पिछले साल जुलाई सितंबर में, क्योंकि जुलाई सितंबर में थोड़ा गति पकड़ता है इसीलिए कि उसके बाद फेस्टिव सीजन आता है अक्टूबर दिसंबर में, दिवाली और उसके, तो कंपनियां प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, अपना इन्वेंटरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए आप मारुति कंपनी के उदाहरण स्वरूप ले लीजिए या बजाज ले लीजिए, वो क्या करते हैं, वो उन्हें अगर ये उम्मीद है कि अक्टूबर दिसंबर में ज्यादा लोग कार खरीदने वाले हैं या स्कूटर खरीदने वाले हैं या मोटरसाइकिल खरीदने वाले हैं, वो बनाने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक उम्मीद रहता है कि जुलाई सितंबर में जो है थोड़ा बहुत मोमेंटम पिकअप होता है, लेकिन वो देखने को नहीं मिला हमें। ओके, वो देखने को नहीं मिला, और लोग अनुमान लगा रहे थे कि फिर भी धीमी हो जाएगी, लेकिन 6.5% तक लोग लगभग कंसेंसस एस्टिमेट लोग लगा रहे थे। लेकिन आज जो डेटा आया है वो लगभग सारे विशेषज्ञों को चौंका दिया है, क्योंकि 5.4%, 6.5 के जगह 5.4% का अनुमान लगाया गया है कि इस दर पे आर्थिक अभिवृद्धि हुई है। लेकिन अब थोड़ा सा हम अगर ये स्लो डाउन क्यों हुआ है और किस किस क्षेत्र में हुआ है वो देखने को जाए, तो वहां चिंता बढ़ जाती है। जो ये लगभग देखा जा रहा है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से अनुमान लगाया गया था उसी तरह से वृद्धि हुई है। सर्विसेज सेक्टर में लगभग वैसे को वैसे रहा है। चिंता है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जी। और एक सेक्टर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी धीमी हुई है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे आपने दिखाया अभी लगभग 2% की ग्रोथ, 2% की ग्रोथ कुछ भी नहीं है। और खास करके ऐसी समय में जब हम बेरोजगारी हर तरह बढ़ रहा है और रोजगार सबसे बनाने वाला जो सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आप तो नहीं चाहते हैं कि कृषि में लोग फंसे रहे, लोग भी नहीं चाहते हैं कि वो कृषि में फंसे रहे। वहां तो कमाई कुछ है नहीं, एक तरह से सबसिस्टेंस लिविंग है बहुत सारे ज्यादा लोगों के लिए। सर्विस सेक्टर में ज्यादातर जितनी ग्रोथ होती है उससे कई कम दर में रोजगार पैदा होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सब लोग आशा लगा के रखते हैं और वहां पर बहुत बड़ी गिरावट आई है। ये गिरावट क्यों आई है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण जो है, लगभग 60%, हिंदुस्तान के 60% कंजम्पशन, क्योंकि ग्रोथ किससे होता है, लोग कंज्यूम करते हैं तो इसलिए लोग चीजें खरीदते हैं, तो कंपनियां फैक्ट्रीज में सामान बनते हैं। अगर लोग कंज्यूम नहीं करेंगे तो कंपनियां सामान नहीं बनाएंगे, राइट। तो लगभग 60% अर्बन जो शहरों में जो कंजम्पशन होता है
वो पूरा का पूरा देश का जो कंजम्पशन का लगभग 60% है। यदियो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन उल्टा है, 60% गांव में रहते हैं, 40% शहरों में रहते हैं, लेकिन ये 40% जो है 60% से ऊपर का कंजम्पशन करते हैं। वहां बहुत जबरदस्त स्लो डाउन आया है, और वो स्लो डाउन का कारण मुख्यतः 2-3 चीजें हैं जी। नंबर 1, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत भारी मात्रा में बढ़ गई और काफी हाई लेवल में पिछले 4-5 महीनों से रह रहा है, और वो हर किसी को फोर्स कर रहा है कहीं ना कहीं खर्चे में कटौती करें। अगर आपके घर में रसोई चलाने के लिए खर्चा बढ़ जाता है, तो आप अगर एक साइकिल खरीदने का प्लान बनाते हो तो उसको होल्ड पे रख लेते हो, एक रेफ्रिजरेटर खरीदने का प्लान रखते हो तो उसको होल्ड पे रख देते हो, एक गाड़ी या कुछ और खरीदने का प्लान बनाया हो तो उसको आप कहते हो कि भाई अभी रुक जाए, मामला टाइट चल रहा है। तो इस चीजों से अर्बन कंजम्पशन काफी स्लो डाउन हुआ है, ये एक कारण है। दूसरा कारण अर्बन कंजम्पशन स्लो होने का ये है कि लगभग अप्रैल जून ये एक समय होता है जो शहरों में जो काम करते हैं लोगों का, उनकी जो कमाई है उसका एक इंक्रीमेंट का समय आता है, और जो आम लेबर, जो डेली वेज, उनका भी जो है वेजेस का यहाँ ये पिछले 5-6 महीने से देखा गया है बढ़ोतरी नहीं हुई है। और खास करके सारे कंपनी ने इस, और जितने एम्प्लॉयर्स हैं ये अपने लोगों को पिछले साल के मुकाबले से कम सैलरी हाइक्स दिए हैं। तो एक जब आपकी कमाई कम हो जाती है तो आप फिर संकोच करने लग जाते हो खर्चा करने से। आपकी अगर कमाई बोनस लग के आया तो आप खर्चा करते हो। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो है, एक वो भी एक तरह से इन्फ्लेशन का ही आप ले लीजिए, कुछ एक खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़ गया, लोगों को इन चीजों के ऊपर खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है। एक आश्चर्यजनक आप देखेंगे कि इस बार का डेटा में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ग्रोथ जो है वो 3% के करीब करीब है। हाँ, ये समझ में आता है क्योंकि माइनिंग कम हुआ है, कोयले का उत्पादन कम हुआ है क्योंकि इस बार बारिश बहुत जबरदस्त हुआ है कई जगह, खास करके देश के पूर्वी इलाके जहां पे जैसे मेरा राज्य उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहां पर कोयले का उत्पादन में रुकावट आई। तो एक तो कोयले का सप्लाई कम होता है तो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। दूसरा, अगर डिमांड भी कम होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अफेक्टेड होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड कम हुआ होगा। हाँ, फैक्ट्रियां कम चले होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कम हुआ है। लेकिन अगर आप पावर सेक्टर के कंपनीज के रेवेन्यूज देखेंगे इस बार और प्रॉफिट देखेंगे तो अच्छा खासा है रिजल्ट्स में, बहुत अच्छा नंबर्स लाए हैं बहुत सारे पावर कंपनी। यानी कि पावर कंपनीज प्रोडक्शन कम होने के बावजूद भी ज्यादा कमा पाए हैं। इसका मतलब है कि हर अक्रॉस द बोर्ड वो लोग अब ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं कंज्यूमर को। तो ये सारे खर्चा भी लोगों को बढ़ गया। इन्फ्लेशन में भी ये थोड़ा बहुत कैप्चर होता है, लेकिन जितना अफेक्ट करता है कंज्यूमर को। बट राजेश, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस तरीके से गिरावट आई है, ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत में पिछले करीब 4-5 सालों से लगातार ये बात कही जा रही है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही, लोगों की आय नहीं बढ़ रही है। और फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बिल्कुल डाउन चला जाता है तो ये बेरोजगारों की तो एक नई फौज खड़ी हो जाएगी। निश्चित रूप से ये वही तो मैंने कहा, क्योंकि 2 साल में ये सबसे न्यूनतम दर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ है। हाँ, लेकिन ये क्यों मैन्युफैक्चरिंग का वृद्धि का दर कम हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, एक तो मैंने आपको एक अर्बन कंजम्पशन की स्टोरी कही। दूसरा, जो आशुतोष, खास करके आपने मोदी सरकार की बात की, ये सरकार में 2 चीज है। एक तो इन्होंने जब बजट प्रेजेंट किया था चुनाव से पहले, इन्होंने दोबारा ढिंडोरा पीटा था कि किस तरह से हम रिकॉर्ड कैपिटल स्पेंडिंग करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, फलाना ढिमकाना। कैपिटल स्पेंडिंग एकदम स्लो हो गई है सरकार की, बल्कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से 15% की गिरावट आई है। तो
जो सड़कें बनना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, इस सब में जो सरकार खर्चा करती है, वो और एक तरह से वो एक वर्चुअस साइकिल बनाती है। हाँ, हाँ, तो उसमें 15% गिरावट आई है और उसका कारण आपको समझना पड़ेगा कि अप्रैल-जून में तो चुनाव था, सरकार था नहीं कोई यहाँ पर और सरकार में आने के बाद भी एक इमरजेंसी बेसिस पे यानी कि इस सरकार में स्ट्रैटेजी नहीं बन रही है। इस सरकार में खाली स्लोगन बन रही है क्योंकि आप जब हम तो सुन रहे थे कि भाई आप अखबार में पढ़े होंगे कि मोदी जी ने सारे अपने सरकार में सारे अफसर को बोल दिया कि भाई आप लोग काम मत रुको, सरकार हमारी वापस आई है, आप लोग 100 दिन का एजेंडा बनाओ। हाँ, कितने हेडलाइंस आपने देखे। हम पूछ रहे हैं, भाई क्या आप स्ट्रैटेजी बना रहे थे अप्रैल जून में? अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे थे, तो आपको ये संकेत नहीं मिल रहा था कि भाई मामला धीमी होती जा रही है और आप खर्चा जो करना चाह रहे थे, वो खर्चा ही नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है और आप और हम सबको ही जानते हैं, इस सरकार में डिसीजन मेकिंग बहुत सेंट्रलाइज्ड है। हर कोई बड़ा खर्चा पीएमओ से ही क्लियर होता है। तो ये साफ तौर से हमें संकेत देता है कि भाई ये देखिए बहुत बड़ा चिंता की विषय है। जब चीजें अच्छे हो जाते हैं सरकार क्रेडिट ले लेता है, लेकिन अगर आप देखेंगे इस सरकार में हर कोई मंत्री तो 24/7 इलेक्शनियरिंग में लगा रहता है। हमारे प्रधानमंत्री तो हर समय इलेक्शनियरिंग में लगा रहता है। तो सरकार चला कौन रहा है? इन चीजों के ऊपर स्ट्रैटेजी रणनीति कौन बना रहा है? तो ये एक बड़ा चिंता की विषय है और सरकार को इसकी जवाब देना पड़ेगा। भाई आपके खर्चा में 15% गिरावट क्यों आई है? दूसरा चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत बड़े बातें होते हैं पीएलआई स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम। दूसरा जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने आज खुद बोला है कि एक बड़ा कारण ये भी है कि यहां बड़े चीप इंपोर्ट्स की डंपिंग हो रही है इंडिया में। आप और हम जानते हैं चीप इंपोर्ट्स की डंपिंग कहां से हो रही है? चाइना से हो रही है। आप पीएलआई स्कीम बना रहे हैं, मेक इन इंडिया कह रहे हैं। हमको पता है कि लगभग हमारा सबसे ज्यादा ग्रोथ किस एरिया में हो रहा है? ये मोबाइल फोन सेक्टर ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ले लीजिए, सारा चीज चाइना से इंपोर्ट्स हो रहा है। हर कोई स्पेयर पार्ट से लेकर कंपोनेंट सब कुछ चाइना से आ रहा है। एक तरह से आप जो है छाती चौड़ा करके बोलते हो कि चाइना को तो हम जवाब दे देंगे, फलाना कर लेंगे। आप डंपिंग चाइना से क्यों नहीं रोक सकते हो भाई अपने इंडस्ट्री के बचाव के लिए? तो आपके जुलूस निकल जाते हैं कि चाइना का सामान जला दिया, फलाना कर दिया। हाँ, आप तो जोक ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बीजेपी की कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहां जो नोटपैड डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी मेड इन चाइना शायद हुआ होगा। तो आप चाइना से ये लगातार आपके और खास करके चाइना से जो डंपिंग है वो किसको अफेक्ट कर रहा है? वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अफेक्ट कर रहा है। और चाइना से आप डंपिंग क्यों नहीं रोक पा रहे? क्योंकि आपके यहाँ पे जो बड़े इंडस्ट्रीज है, आपको मैं बता दूं 6-8 महीने पहले बकायदा एक रिव्यू किया गया। यहाँ के जितने बड़े इंडस्ट्रीज, रिलायंस और बाकी सब जो पावर सेक्टर वगैरह में है, उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव डाला कि आपका जो रेस्ट्रिक्शन है चाइनीज वर्कर वीजास के ऊपर, उसको आप रिलैक्स करिए, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट सफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सारे इक्विपमेंट वहीं से आता है। तो आप अलग अलग रूल तो नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक बड़ा इशू है। और देखिए चाइनीज एक तरफ चाइनीज इंपोर्ट स्टॉप हो रहा है। तीसरा जो फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग स्लोडाउन का, एक तो देखिए आपके डोमेस्टिक डिमांड हो, वो कम हो जाए तो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ इफेक्ट होगा। दूसरा कहां से आपको ग्रोथ का स्टिमुलस आ सकता है? बाहर के मार्केट से आ सकता है, एक्सपोर्ट्स। अगर आपके चीजों का डिमांड बाहर के मार्केट में, विदेशों में बनेगा, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्शन का स्कोप मिलेगा, आपका रोजगार का स्कोप मिलेगा। और हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर भी जो है वो एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग सेक्टर है। और एक्सपोर्ट का आपने आंकड़ा दिखाया कि नहीं दिखाया, मैं नहीं देखा हूं। एक्सपोर्ट जबरदस्त तरीके से 2% ग्रोथ हुआ है एक्सपोर्ट्स में।
2%। हम्म, और देखिए ये जो एक्सपोर्ट्स है, ये पिछले ये सरकार पिछले 7-8 साल से जूझ रही है। हर हम्म, बारी एक नया टारगेट दे रही है। एक्सपोर्ट सेक्टर को ये डबल डिजिट ग्रोथ पे सस्टेन्ड बेसिस पे नहीं ला पा रहे हैं। जो हम्म, हम पहले की जो 2002-3 से लेकर 2010-11 तक जो गोल्डन पीरियड हम लोग कहते हैं, जिस समय आप और हम काफी हमें फायदा हुआ, क्योंकि हम्म, इकोनॉमी जो है लगभग 8 से 8.25%, 9% एवरेज ग्रोथ रेट रहा। उसका एक बड़ा कारण था हमारा एक्सपोर्ट्स सस्टेन्ड बेसिस पे डबल हम्म, डिजिट में रहा। और हम्म, हम्म, इसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपोर्ट्स का जो गिरावट है, उसके साथ इस सरकार को चलाने वाला पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, और हम्म, जो कुछ बिना सोचे समझे जो कुछ बचकाना हरकतें हैं, हम्म, उसके उसका उसको भुगतना पड़ रहा है अभी बहुत सारे लोगों को। खाली हम्म, एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, हम्म, हमारा नंबर 3 आइटम होता है लेदर प्रोडक्ट्स। हम्म, हम हम्म, ग्लोबल लीडर हुआ करते थे। हम्म, अब हम पूरा ग्लोबल वैल्यू चेन से गिर चुके हैं। क्यों? हम्म, आपको हिंदुत्व की राजनीति करना है। आप हम्म, काउ स्लॉटर के ऊपर वो छेड़ दिए जंग, हम्म, बिना सोचे समझे हम्म, कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री जो है लेदर इंडस्ट्री, हाँ, उसका क्या होगा। आपको हम्म, क्या किया, विदेशों में लोगों में अनसेट ये लग गया कि अरे इंडिया से तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। तो हम्म, आप धीरे धीरे गिर गए। आपका जगह हम्म, कौन ले लिया? वियतनाम ले लिया। इस हम्म, तरह से अलग अलग क्षेत्र में हम अपने छोटे छोटे राइवल्स, वियतनाम, बांग्लादेश, हम्म, आप टेक्सटाइल्स और अपैरल्स ले लीजिए, हम्म, हम बांग्लादेश के पीछे पड़ गए हैं भाई। हम्म, बांग्लादेश हमसे कहीं आगे चला गया है। तो जो और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आशुतोष, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज की मैं जिक्र कर रहा हूं, हम्म, टेक्सटाइल्स, लेदर, ये यहाँ पर रोजगार भी बहुत बनता है। हम्म, तो यहाँ जब ये एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे एक्सपोर्ट पोटेंशियल खत्म हो जाता है, तो हम्म, साथ में आप बहुत सारे रोजगार खत्म कर देते हो। तो हम्म, ये सब थोड़ा चिंता की विषय है। हमें नहीं लगता है कि एक तरह से कोई प्रॉपर, खाली हम बातें सुन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्लोगन। हम्म, आज के अखबार में निकला कि हम बड़े सारे 5-6 बिल ला रहे हैं, कुछ मॉडर्नाइज कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन हमें जमीनी हकीकत कुछ और बता रहा है। ये राजेश, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट ये कि अ, हम बार बार कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया का नारा देते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, स्किल्ड इंडिया की बात करते हैं, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ क्यों नहीं रहा? मैन्युफैक्चरिंग में हम क्यों नहीं और जबकि चाइना की सबसे बड़ी ताकत ये है कि जो इसकी वजह से अमेरिका भी डरा हुआ है, उसका उनकी मैन्युफैक्चरिंग है। आपने कहा कि डंपिंग, यानी चाइना इतने सस्ते में अपने आप प्रोडक्ट बना रहा है कि भारत में वो लगातार चीजें आ रही दुनिया के दूसरे देशों में, तो भारत क्यों नहीं वो कर पा रहा? भारत की क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते? हम क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतर हो सकते हैं? कम से कम अगर हम चीन के बराबर नहीं हो, तो ऐसी तो स्थिति हो ना कि धीरे-धीरे उसमें हम ग्रो करें और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और दूसरे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, लेकिन उसके लिए रणनीति चाहिए। और हुँ, आज के समय में जिस तरह से चीजें बदल रहे हैं, वो रणनीति बनाने के लिए कैपेबिलिटी भी चाहिए। मुझे लगता है कि इस सरकार में वो कैपेबिलिटी है नहीं। हुँ। इस टैलेंट इस नहीं है, सरकार, कैपेबिलिटी नहीं है, क्या सॉरी, टैलेंट नहीं है या क्या है? वही आई जैसे मीन टैलेंट को लेकर कैपेबिलिटी बनता है, ठीक है। हाँ, और एक तरफ वो प्रॉब्लम है, दूसरा तरफ देखिए आशुतोष, लोग सोचते हैं कि राजनीति और अर्थनीति अलग अलग है। हुँ, राजनीति और अर्थनीति जुड़े हुए हैं, कॉन्जॉइंट ट्विन्स की तरह। हुँ, जो राजनीति आप करते हैं, उसका कहीं ना कहीं अर्थनीति और अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हुँ, तो जिस तरह का राजनीति हम देखते आ रहे हैं, ये हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाला राजनीति नहीं है। क्योंकि जो राजनीति आप करते हैं, उस राजनीति के तहत आपके हो क्या रहा है? पिछले 10 साल से ऐसे ही हमारा शिक्षा व्यवस्था जो है, कोई बहुत मजबूत नहीं था, और उसमें गिरावट आया, तो लोग कंप्लेन करना शुरू कर दिए हैं कि हमारे पास नौकरी है, लेकिन लोगों के बीच में एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। हुँ,
हाँ, ये सवाल ही क्यों उठ रहा है भाई कि हमारे जो शिक्षा अनुष्ठान से जो लोग निकल रहे हैं वो कोई काम के लायक नहीं है। ये सवाल ही क्यों उठ रहा है? ये हिंदुस्तान में तो लोगों के पास बहुत रेजिलियंस है, बहुत इनोवेटिव कैपेबिलिटी है, उसको फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हम। हम देखिए प्रॉब्लम क्या है, मेरे ख्याल से मैं आपके साथी जो है आलोक जोशी उनके साथ 1-2 प्रोग्राम में मैं पहले बोला हूँ। इस सरकार के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सरकार पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी मार्केटिंग के बीच में फर्क नहीं समझता है। ये पहले मार्केटिंग में लग जाता है और सही पॉलिसी बनाना भूल जाते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा देखिए आप बड़ा जो चीज है, मैं ये कह रहा हूं और ये चीज हमें आगे नहीं ले जा पाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं, आज के दिन हिंदुस्तान का हकीकत ये है, यहां जो टॉप के 5% लोग हैं वो बहुत मजे कर रहे हैं। उनमें से किसी का आय 1 साल में दुगना या 3 गुना हो जा रहा है, किसका आय 2-3 साल में दुगना या 3 गुना हो जा रहा है। हाँ, और किसी का आय 1 साल में 10 गुना भी हो जा रहा है। ये 5% लोग हैं जिनको आप बड़े-बड़े शहरों में देखोगे। और वही लोग हैं, और देखिए ये 5% जो है 140 करोड़ की आबादी में, ये एक बड़ी संख्या है। ये लगभग 70 मिलियन है। यानी कि यूरोप में जर्मनी को छोड़कर इतना बड़ा कोई देश ही नहीं है। तो इनकी परचेजिंग पावर वही है जो जर्मनी की है। तो इसीलिए विदेशी निवेशक जो है सब चाहते हैं कि इनको पकड़ कैसे ले। तो हम कहते हैं कि अच्छा देखिए हर कोई कैसे कहता है इंडिया स्टोरी इंडिया स्टोरी, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ कुछ सालों से मैं देख रहा हूं यही टॉप 5% हो सकता है वो नंबर उससे भी कम हो, यही मजे कर रहे हैं। और 25%, कम से कम 20 से 25%, जिसमें शायद आप और हम जैसे लोग आ रहे हैं जो मध्यम वर्ग है, हम ये 5% को सपोर्ट कर रहे हैं और इस आशा में है कि भाई हमारी भी कुछ कब भला हो जाए। भला हो नहीं रहा है, घाटा ही हो रहा है। क्योंकि मिडिल क्लास की अगर आप सैलरीड मिडिल क्लास को लोगे, उसकी एवरेज सैलरी रियल टर्म्स में बढ़ा नहीं है पिछले 10 सालों में। और मोदी बाकी सरकार तो जो बड़े-बड़े दावे करती है। एकदम नहीं, आप उठा के देख लीजिए, आप एक सवाल पूछिए। पहले हर साल जितने सैलरी सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ, ह्यूविट एसोसिएट्स वगैरह, हर साल वो लोग निकालते थे कि एवरेज सैलरी हाइक कौन-कौन सा देश में कितना हो रहा है, और इंडिया हमेशा टॉप में रहता था। पिछले 10 साल में आप ऐसा कोई सर्वे देखे हैं? नहीं देखोगे। क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में सैलरीड लोगों का, मैनेजमेंट वाला छोड़ दीजिए, जो आम वर्कर है, वर्कहॉर्स है, उसका रियल इनकम बढ़ा नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ में बता रहा हूँ। हाँ, और कोविड ने इस चीज को ऐसा मौका दिया, क्योंकि जितना थोड़ा बहुत बढ़ा होगा 2015, 16, 17, 18 में, वो तो कोविड के समय हटा दिया और उसके बाद रिकवरी पूरा नहीं हुई है। खैर, लेकिन असल बात जो आप मैं बोलना चाह रहा था, टॉप 5% मजे कर रहे हैं, उसके नीचे का 20-25% उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी 70% जो है वो दरिंदों की जिंदगी जी रहे हैं। और वो सरकार की ये जो वो सरकार की ये जो टुकड़ा फेंकता है, उसी टुकड़ा का राह देख रहे हैं। ये आज के डेट पर हिंदुस्तान का हकीकत है। हर चुनाव में वही 70% को वो टुकड़ा का पैकेजिंग बदला जा रहा है और उनका मत जीता जा रहा है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई जनता ने हमें चुनी है तो हम तो कुछ सही कर रहे हैं। ये बहुत, और ये अब ऐसा है, बोलते बोलते लोगों ने इस चीज को विश्वास करने लग गए हैं, जो सरकार चला रहे हैं। तो ये और एक बड़ा चिंता की विषय है। देखिए, जो हम जिसको कहते हैं कल्चरल पॉपुलिस्ट लीडर्स, ये मतलब इसके ऊपर काफी सोशल साइंस में काम हुआ है। कल्चरल पॉपुलिस्ट लीडर्स जो है वो अंडर क्लास को मोबिलाइज करता है उसका बिलियनर फ्रेंड्स का इंटरेस्ट सर्व करने के लिए।
हिंदुस्तान में आज वही हो रहा है। हम्म। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सरकार महजूदा मोबिलाइज कर रही है। जो अरबपति है, करोड़पति है, उनके इंटरेस्ट का बचाव करने के लिए यही हो रहा है। और ये जो राजेश, सॉरी, एक और सवाल ये है, आखिरी सवाल, कि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं और वो जिस तरीके की पॉलिसी लेकर आने वाले हैं उसका भी असर क्या भारत पे पड़ेगा? और अगर ऐसा होगा तो भारत की स्थिति और खराब होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भी चाइना और मैक्सिको के ऊपर एक्सपोर्ट पे काफी उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि भारत के ऊपर भी वो लगाएंगे, क्योंकि कई बार इस बारे में बोल चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको कुछ आंकड़े और दे दूं अगर समय हो। एक और बड़े चिंता की विषय है, ये जो नवंबर 8 से 15 का जो हफ्ता गया, आपको मैं जानकारी दे दूं कि $18 बिलियन हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नीचे आ गया। ओके। $18 बिलियन, इसीलिए कि अमेरिका का चुनाव का रिजल्ट आया 8 नवंबर को, 6 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, तो सारे एफआईआई जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, वो हमारे स्टॉक मार्केट, डेट मार्केट, सब जगह से पैसा पुल आउट कर लिए, क्योंकि अमेरिका चलो, ठीक है, वहां प्रोस्पेक्ट्स अच्छा है। 18 बिलियन, इसको मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में डाल दूं, पिछले 15 साल में ये पहली बार है कि एक हफ्ते में इस तरह का रकम भारत से बाहर चला गया है। लास्ट टाइम ये तब हुआ था जब लेहमैन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था 2008 अक्टूबर के महीने में। एक हफ्ते में $15 बिलियन गया था भारत से बाहर। उसके बाद इस बार $18 बिलियन चला गया। मैं कहना यह चाह रहा हूं, यह दर्शाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंडिया के ऊपर कितना गिर गया है। इसी संदर्भ में मैं आपका सवाल लाना चाह रहा हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बनने के बाद जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इतना बढ़ जा रहा है पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि कल को किस चीज को लेकर क्या करे, हाँ, कौन सा चीज इंडिया का, कौन सा इंपोर्ट्स के ऊपर वो टैरिफ लगाए, कौन से चीज के ऊपर सैंक्शन लगाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया को लेकर और थोड़ा सा अनिश्चितता में रहेंगे। तो मत आप देख लिए कि जो 18 बिलियन गया, ये दर्शाता है कि इंडिया के ऊपर ग्लोबल इन्वेस्टर का ऐसे ही कॉन्फिडेंस वीक है, और उसके ऊपर से अगर ट्रंप को लेकर और कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हुआ तो ये हालत और खराब हो सकती है। ये और अडानी प्रकरण का कितना असर पड़ेगा इस पे? अडानी जो एपिसोड हुआ है, इसका कितना असर पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे? आपसे तो मैं पहले बातचीत कर चुका हूं। इसका तो निश्चित रूप से छवि खराब हुई है हिंदुस्तान की, क्योंकि अगर लोगों को लगता है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर रेगुलेटरी सिस्टम वीक है और ऐसे एक कंपनी को लेकर सारा कुछ नीति बदल जा रहे हैं, तो लोग चाहते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो देखते हैं कि फेयर प्ले क्या है, ठीक है, उनको हर चीज में एक सही निर्णय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके ऊपर सवाल उठ जाते हैं, और निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान का छवि निवेश खराब करता है। और दूसरा, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर में जो हमारे जो कंपनियां हैं, वो अगर विदेशी मार्केट में जाकर पैसा उठाना चाहेंगे तो उनको भी दिक्कतें आएंगे। और इस समय ये हो, लेकिन मूल तौर पे आशुतोष, समस्या हमारी अंदरूनी ज्यादा है, बाहर का कम है। हम उसमें बहाना ले सकते हैं, लेकिन अंदरूनी ज्यादा है। और अंदरूनी ये है कि ये लगता नहीं है कि अर्थव्यवस्था को लेकर एक जो रणनीति चाहिए इस देश को, जो हमारी जो सबसे दो प्रमुख समस्या है,
बेरोजगारी और इन्फ्लेशन, महंगाई। मुद्रास्फीति की महंगाई, महंगाई और बेरोजगारी, उसको लेकर जिस तरह से एक रणनीति होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। अगर वैसे रणनीति होता, उसके बाद अगर आपका ग्रोथ कम भी हो जाए उतना चिंता की विषय नहीं होता है, क्योंकि अगर देखिए 5% ग्रोथ रेट हो, लेकिन अगर उस ग्रोथ का विभाजन सबके साथ एक तरीके से हो, सबको उसमें हिस्सेदारी मिले, तो फिर भी ठीक है। आप 10% ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भागीदारी सिर्फ 5% लोगों को मिलेगा, तो 10% का भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये ओवरऑल ग्रोथ फिगर ठीक है, चर्चा के लिए ठीक है, लेकिन बियॉन्ड दैट ग्रोथ फिगर, वो ग्रोथ किस तरह से डिसेमिनेट होता है, उसमें भागीदारी कैसी होती है, और उसके लिए जो पॉलिसीज है वो मैटर करता है कि सरकार क्या पॉलिसी बनाती है। हमारे आपको याद होगा कोविड के समय, कोविड आने से पहले ही निर्मला सीतारमन ने 1,16,000 करोड़ या 60,000 करोड़ की टैक्स माफ कर दी कंपनियों को, ये कहकर कि हम ये टैक्स माफ कर रहे हैं ताकि आप इस पैसा को इस पूंजी के रूप में निवेश करो और कारखाना बनाओ, व्यवसाय में लगाओ और रोजगार बनाओ। लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिकअप नहीं कर रहा है, इसीलिए आप सरकारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, और जब सरकारी इन्वेस्टमेंट में 15% गिरावट आ गया तो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 2% पे आ गया। ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, फिर भी क्योंकि थोड़े बहुत कुछ पॉजिटिव साइंस भी आ रहे हैं, दिख रहा है कि अक्टूबर महीने में ठीक-ठाक खरीदारी हुई, थोड़े बहुत मोमेंटम पिकअप कर रहा है प्राइवेट कंजम्पशन में। कृषि के क्षेत्र में कुछ इलाकों में बम्पर क्रॉप होने की आशा है, तो एग्रीकल्चर लगभग ठीक-ठाक चलेगा। टूरिज्म में थोड़ा अच्छा खासा अपटिक आ रहा है, तो हम ये आशा रख सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में थोड़े स्थिति बेहतर होंगे। तो जिस तरह से इस क्वार्टर का आप नंबर देखें, हो सकता है अक्टूबर-दिसंबर का नंबर इससे बेहतर होगा, और जनवरी-मार्च में भी बेहतर होगा। लेकिन वो जिन समस्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके लिए ये नंबर अच्छा होना काफ़ी नहीं है। उसके लिए अर्थनीति को बदलना पड़ेगा, जो अर्थव्यवस्था को लेकर रणनीति है उसको बदलना पड़ेगा, और सबसे बड़ा सरकार को चलाना पड़ेगा। सरकार यहाँ मंत्रियों को, हमारे देश के नेता, सुप्रीम लीडर को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चुनावों में सब समय निकाल दें तो अर्थव्यवस्था कौन संभालेगा? बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को अर्थ की इतनी बारीक जानकारियां देने के लिए। थैंक यू सो मच।